नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम शुरू करते हैं संप्रेषण की प्रक्रिया। संप्रेषण की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है? तो एक नवजात शिशु जन्म लेने के बाद जब पहली बार रोता है तो उसका रोना ही उसके परिवार के साथ उसका पहला संप्रेषण होता है और उसके बाद प्रत्येक क्षण ये संप्रेषण की प्रक्रिया है सतत रूप से जारी रहती है। संप्रेषण की ये प्रक्रिया सबसे पहले ध्वनि से, फिर शब्दों से, फिर वाक्यों के जरिए, संवेदनाओं आदि के माध्यम से होती रहती है और इस तरह हम संप्रेषण में अपनी सभी ज्ञानेंद्रियों अर्थात कान हो गए, आँख, हाथ और अपने शरीर के समस्त अंगों का प्रयोग करते हैं। समस्त मानवीय व्यवहार या मानवीय क्रियाकलाप जो होती है वो संप्रेषण ही होती है और ये मानवीय व्यवहार संप्रेषण होने के साथ साथ एक प्रक्रिया भी है। इस प्रक्रिया में वक्ता का संदेश श्रोता तक पहुंचता है और श्रोता उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। मनुष्य का सोचना, समझना, उसकी संवेदनाएं और उसका संपूर्ण व्यवहार संप्रेषण के अंतर्गत ही आता है। संप्रेषण प्रक्रिया को समझने के लिए संप्रेषण के तत्वों को जानना आवश्यक होता है, जिसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सबसे पहले क्या होता है। श्रोता होता है, वह अपनी श्रोता जो होता है वो अपनी संदेश को भेजना चाहता है और जब संदेश को भेजता है तो उसे किसी भाषा की ज़रूरत पड़ती है और उस भाषा का जो ज्ञान है वो श्रोता और प्राप्तकर्ता दोनों को होना चाहिए। श्रोता संदेश को उस भाषा में लिखता है यानी कूटीकृत करता है, जिसे हम लोग एनकोडिंग कहते हैं। उसके बाद संदेश जो होता है, संदेश महत्वपूर्ण होता है क्योंकि संप्रेषण का एक ही उद्देश्य होता है कि संदेश को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाए। तो उस संदेश को किसी न किसी माध्यम से, तीसरा जो आता है वो माध्यम होता है और किसी माध्यम के द्वारा उसको भेजना होता है। उसके बाद माध्यम के बाद जो होता है हमारा संदेश जो है वो प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है और प्राप्तकर्ता उस संदेश को डिकोड करता है, उसमें क्या लिखा है उसके अर्थों को समझता है। उसके बाद श्रोता जो है फीडबैक देता है और इस प्रक्रिया में कभी श्रोता वक्ता होता है और कभी वक्ता श्रोता होता है और ये प्रक्रिया चलती रहती है। संप्रेषण प्रक्रिया में दो तरफा संचार प्रवाह यानी टू वे फ्लो कम्युनिकेशन को बनाए रखना जरूरी है। संचार प्रक्रिया में एक तरफा प्रवाह नहीं हो सकता क्योंकि उसमें गलतफहमी, गलत व्याख्यान की स्थिति उत्पन्न होती है। यानी कि जो संप्रेषण होता है वो दो तरफा होता है। आप अकेले बात तो कर सकते हैं लेकिन आपको प्रतिक्रिया कौन देगा, और आपकी जो प्रतिक्रिया हो भी सकती है तो वो गलत है, सही है, तो इसका हमें इसके बारे में नहीं पता होता है। तो इसीलिए संप्रेषण जो होती है वो दो तरफा होती है। सही व प्रभावपूर्ण संचार के लिए आवश्यक है कि जो भी संदेश दिया जाए उसकी प्रतिक्रिया उसी समय ग्रहणकर्ता द्वारा प्राप्त हो। कम से कम इतना तो पता चले कि जो संदेश प्रदान किया जा रहा है उसका कुछ प्रभाव ग्रहणकर्ता पर पड़ रहा है या नहीं। इसके बाद ही संदेश की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण मानी जाती है। संप्रेषण प्रक्रिया में मुख्य रूप से निम्नलिखित तत्व जो है सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है वक्ता या श्रोता। किसी भी संदेश का जन्म जो है वो किसी न किसी स्रोत से ही होता है या स्रोत कोई व्यक्ति भी हो सकता है। मौखिक संप्रेषण में इसी स्रोत को वक्ता कहते हैं क्योंकि मौखिक में बोल रहा है तो वो वक्ता हो गया और लिखित संप्रेषण में लिख रहा है इसलिए वो लेखक हो गया। और ये स्रोत या वक्ता जो है अपने विचारों को संप्रेषित करने का कार्य करते हैं। दूसरा तत्व आता है वाक क्षमता यानी वाणी को अभिव्यक्त करने का कौशल कैसा है हमारा, यानी वक्ता के अंदर अपने विचारों, भावनाओं को भाषा के द्वारा अभिव्यक्त करने की कला को वाक क्षमता या बोलने की कला कहते हैं। अर्थात वक्ता के अंदर वक्तृत्व क्षमता होनी चाहिए, तभी श्रोता उसके संदेश को समझ पाएगा। तीसरा पॉइंट है संदेश हमेशा अर्थपूर्ण होनी चाहिए। ये संदेश या सूचना मौखिक, लिखित, आंगिक, सांकेतिक भी हो सकती है। भाषा में तो शब्दों, वाक्यों, प्रतीकों आदि के माध्यम से संदेश प्रसारित किए जाते हैं। भाषा का एक व्याकरण होता है, जैसे नवीन ने नियम को मारा और नियम ने नवीन को मारा। इन दोनों वाक्यों का अर्थ एकदम विपरीत है। इस प्रकार प्रत्येक भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए उस भाषा का अपना एक मुहावरा, एक कोड होता है और प्रत्येक भाषा किसी न किसी संस्कृति का हिस्सा भी हो सकती है।
अतः यह आवश्यक है कि वक्ता को अपनी भाषा के व्याकरण, संस्कृति, मुहावरे आदि को समझना चाहिए, क्योंकि भाषा ही संदेश का आधार होता है। भाषा के जरिए ही संदेश बनता है। संदेश कई बार अशाब्दिक भी होते हैं, परंतु अर्थ संपूर्ण होता है। मौखिक और आंगिक संप्रेषण की अभिव्यक्ति एक साथ होती है। मौखिक और आंगिक संप्रेषण की अभिव्यक्ति एक साथ होती है। कभी कभी क्या होता है, जब हम बोल रहे होते हैं तब हम अपने हाथ पैर आदि का भी बोलते हुए इस्तेमाल करते हैं, उनको हिलाते हैं। तो इस प्रकार मौखिक और आंगिक संप्रेषण की अभिव्यक्ति जो है वो एक साथ होती हुई हमें दिखाई देती है। उदाहरण के लिए जाओ एक शब्द है, परंतु बोलने के ढंग से इसका अर्थ है बदल जाता है। ये आदेश भी हो सकता है, जैसे जाओ। अनुमति भी हो सकती है, जैसे जाओ। क्रोध भी हो सकता है, जाओ। ये स्नेह और हड़बड़ी किसी का भी बोधक हो सकता है। संप्रेषण की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए वक्ता को अपनी भाषा और वाणी में तालमेल रखने की कला आनी चाहिए, तभी सही ढंग से संदेश प्रेषित होगा। चौथा, माध्यम। संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश को संप्रेषित करने का माध्यम एक महत्वपूर्ण तत्व है। मौखिक संप्रेषण में मुख्य ध्वनि माध्यम होता है। लिखित संप्रेषण में लिपि माध्यम होती है। और अब तो विज्ञान का युग है, और इस वैज्ञानिक युग में वक्ता के पास माध्यमों की कमी नहीं है, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, ईमेल इत्यादि। पांचवा तत्व है प्राप्तकर्ता। जो संदेश को ग्रहण करता है उसे श्रोता या प्राप्तकर्ता कहते हैं, यानी जिसके पास संदेश पहुंचती है वो श्रोता या प्राप्तकर्ता होता है। मौखिक संप्रेषण में श्रोता ही प्राप्तकर्ता होता है और लिखित संप्रेषण में पाठक प्राप्तकर्ता होता है। मौखिक संप्रेषण में श्रोता ही प्राप्तकर्ता होता है, क्योंकि वो सुन रहा है, जो सुन रहा होता है वही श्रोता होता है। और लिखित संप्रेषण में पढ़ने वाला प्राप्तकर्ता होता है, क्योंकि वो पढ़ने वाला पाठक है। संप्रेषण प्रक्रिया में वक्ता को ये ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि वह संदेश किसको प्राप्त कराना चाहता है, संदेश किसके लिए है, उसी को संप्रेषित करना चाहिए। छठा, संदेश प्राप्ति। संदेश प्राप्ति को ही अंग्रेजी में डिकोडिंग कहते हैं, यानी जब संदेश प्राप्त होता है तब उस संदेश को हम लोग डिकोड करते हैं, यानी कुटी वाचन करते हैं। और जब श्रोता वक्ता द्वारा भेजे गए संदेश को वैसे ही ग्रहण करता है जैसे वक्ता चाहता है, तो ये सर्वोत्तम स्थिति होता है। सातवां है अनुक्रिया या प्रतिक्रिया। वक्ता और श्रोता संवाद के जरिए अपनी संप्रेषण की प्रक्रिया पूरी करता है। श्रोता द्वारा वक्ता को भेजे गए संदेश को प्रतिक्रिया या फीडबैक कहते हैं। आमने सामने के संप्रेषण में ये प्रतिक्रिया तुरंत हो जाती है, जैसे विद्यालय की कक्ष में अध्यापक और छात्रों के बीच ये प्रतिक्रिया तुरंत हो जाती है। प्रतिक्रिया शाब्दिक, अशाब्दिक, मौखिक, सांकेतिक, सकारात्मक और नकारात्मक भी हो सकती है। इसके अलावा प्रतिक्रिया भिन्न भिन्न भी हो सकती है और भिन्न भिन्न लोगों से प्राप्त हो सकती है। आठवां है संदर्भ। प्रत्येक सूचना या संदेश का संदर्भ अवश्य होता है, यानी इसे कहाँ से लिया गया है, कहाँ से उत्पन्न हुआ है। तो ये संदर्भ जो है वो शारीरिक हो सकती है, मनोवैज्ञानिक हो सकती है या सांस्कृतिक भी हो सकती है। उदाहरण के लिए आप अकेले हैं और आपको चोट लग जाती है तो आपके मुंह से अभद्र शब्द भी निकल सकता है। ठीक वैसे ही एक संदेश को मित्र से बात करते समय, पिता से बात करते समय या पड़ोसी से बात करते समय अलग अलग ढंग से संप्रेषित होती है। नौवां तत्व है जीवन के प्रति वक्ता और श्रोता का दृष्टिकोण, यानी वक्ता और श्रोता जीवन को कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं, इस बात का प्रभाव इन दोनों की समझ पर पड़ता है। और ये समझ का प्रभाव जो है वो संप्रेषण प्रक्रिया का सफल या असफल बनाती है। 10वां तत्व है वक्ता और श्रोता के जीवन मूल्य, अर्थात उसके जीवन में नैतिकता का क्या स्थान है। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नैतिकता ही हमें उचित और अनुचित का बोध कराती है। जब ये नैतिकता वक्ता और श्रोता में एक ही स्तर का होता है तो संप्रेषण की प्रक्रिया संपूर्ण रूप से सफल होती है। जैसे कक्षा में अध्यापक का पूरे लगन के साथ अपनी कर्तव्य भावना में डूबकर किसी पाठ को पढ़ाना और छात्रों का उतने ही लगन और ध्यान के साथ उस ज्ञान को ग्रहण करना।
तो ये हमारे 10 तत्व थे जिन्हें संप्रेषण प्रक्रिया में शामिल किया जाता है और इनके द्वारा ही संप्रेषण प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इस प्रकार जो है वो निम्नलिखित तत्व हैं और इनसे होते हुए ये सारी प्रक्रिया जो है वो इन प्रक्रियाओं से होते हुए संप्रेषण जो है वो संपन्न होती है।